आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता ही है कि हमारा राजस्थान कक्षा 6 का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम कुल 6 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज एक नई यूनिट का हम अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण। क्या नाम है? जल संसाधन एवं संरक्षण। और इसके तहत राजस्थान का आबोहवा तंत्र का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथियों, नदियों से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम के अंदर क्या है कि अक्सर देखने को मिलते हैं और मुख्य रूप से इनके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैंने पूरा उठाने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार से हैं। राजस्थान के अंदर जो आबोहवा तंत्र है इसके 3 भाग माने गए हैं। कितने भाग माने गए हैं? 3 भाग माने गए हैं, जिनमें बंगाल की खाड़ी का आबोहवा तंत्र, दूसरा अरब सागर का आबोहवा तंत्र, तीसरा आंतरिक आबोहवा तंत्र। अब हम एक एक करके देखते हैं। बंगाल की खाड़ी का जो आबोहवा तंत्र है इसके अंदर चंबल, बाणगंगा, बनास, खारी, बेड़ज और उनकी सहायक नदियां अपना जल है वो यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। और बंगाल की खाड़ी का आबोहवा तंत्र राजस्थान के अंदर 23% है। कितना प्रतिशत है? 23% है वो माना गया है। यानी अपने योग कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की ओर से जो राजस्थान की नदियां जल ले जाती है उनका प्रतिशत कितना है? 23%। दूसरा जो आबोहवा तंत्र है उनका नाम है अरब सागर का आबोहवा तंत्र, जो कुल का 17% है वो जल अरब सागर के अंदर ले जाती है। या अपने योग कह सकते हैं कि अरब सागर के आबोहवा तंत्र के अंदर माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूनी और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो अपना जो जल है वो अरब सागर के अंदर ले जाती है और जिसका प्रतिशत है 17%। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो आबोहवा तंत्र है उसका नाम है आंतरिक आबोहवा तंत्र। क्या नाम है? आंतरिक आबोहवा तंत्र। साथियों, आंतरिक आबोहवा तंत्र के अंदर नदियां है वो अपना जल कहीं नहीं ले जाती। मतलब इसका ये है कि वो कुछ दूर जाकर के बहने के बाद में उसका जो जल है वो धरातल के अंदर या मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर वहां समा जाता है। यानी उसका जो जल है वो सागर के अंदर नहीं गिरता। इस प्रकार की नदियों के अंदर घग्गर, बाणगंगा, काकली, साबी, रूपारेल, मेटा, काकनी या रूपारेल जो नदियां हैं वो आंतरिक आबोहवा तंत्र के अंदर आती है और इनका जो प्रतिशत है वो 60.2% वो माना गया है। साथियों, ये नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे अपने योग हो सकते हैं कि निम्नांकित में से आबोहवा तंत्र की नदी है, निम्नांकित में से आबोहवा तंत्र की नदी है या निम्नांकित में से आबोहवा तंत्र की निम्नांकित में से आंतरिक आबोहवा तंत्र की नदी है वो नहीं है। उदाहरण दे करके जैसे माही दे दिया, सोम दे दिया और जाखम दे दिया और उनमें से क्या है कि एक घग्गर नदी का नाम दे दिया। तो माही, सोम और जाखर इनका जो जल है वो अगर अरब सागर का आबोहवा तंत्र के अंदर आता है, लेकिन घग्गर एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो जल है वो आंतरिक आबोहवा तंत्र के अंदर माना गया है। तो इन नदियों से संबंधित जो प्रश्न है आबोहवा तंत्र से वो पेपर के अंदर आपके अक्सर क्या है कि देखने को मिलता है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्नांकित में से आंतरिक आबोहवा तंत्र की नदी कौन सी है? तो इनमें से क्या है कि 3-4 दे दी, इनमें से एक नदी निकाल करके आपको दे देंगे और वो आपको क्या है कि छांटनी पड़ेगी। अब राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में अपने एक एक करके देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी राजस्थान की वो है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी का 2 नाम और भी है, जैसे इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। प्रश्न भी आ सकता है कि किस नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, तो अपने उत्तर क्या देंगे? चंबल नदी। या इसका एक नाम और भी है, चर्मनवती नदी भी इसको कहते हैं। या अपने यूं कह सकते हैं कि चंबल नदी के 2 नाम है, राजस्थान की कामधेनु और दूसरा नाम है चर्मनवती नदी। इसका उद्गम जो स्थल है वो मध्य प्रदेश के अंदर जानापाव जो पहाड़ी है वहां से ये नदी है वो निकलती है। ये पूर्णतः 12 मासी नदी
नदी है, या आप नित्य वाही नदी भी इसको कह सकते हो, क्योंकि ये पूरे 12 महीने लगातार ये बहती रहती है। इसकी नदी की जो कुल जो लंबाई है, यानी उद्गम स्थल से लेकर के और जहां ये समाप्त होती है वहां तक है 1051 किलोमीटर की कुल लंबाई है वो मानी गई है। कितनी लंबाई? 1051 किलोमीटर, जिसकी राजस्थान में केवल 322 किलोमीटर लंबाई है। यानी 1051 किलोमीटर से राजस्थान में चंबल नदी का जो क्षेत्र है या चंबल नदी की जो लंबाई है वो है 322 किलोमीटर। साथियों, मुख्य रूप से ये 3 राज्यों के अंदर बहती है। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है और 322 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, और इसके बाद में उत्तर प्रदेश में जाकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान में चंबल नदी है वो सबसे पहले प्रवेश भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है वहां प्रवेश करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चंबल नदी का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कहां होता है या किस जिले में होता है। जिले का नाम पूछे तो अपने दे सकते हैं चित्तौड़गढ़ का नाम, और अगर स्थान का नाम पूछे तो अपने दे सकते हैं भैंसरोडगढ़। यानी राजस्थान में सबसे पहले चंबल नदी है वो भैंसरोडगढ़ के अंदर प्रवेश करती है, यानी चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। उसके बाद में चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो अन्य जिले जैसे कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के बाद में ये उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां साथियों वो मुख्य रूप से जो मानी गई है वो ये है बनास, बेड़ैच, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। साथियों, पेपर के अंदर अक्सर क्या है कि देखने को मिलते हैं कि निम्नलिखित में से चंबल नदी की सहायक नदी है या निम्नलिखित में से चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। तब अपने को क्या है कि ये जो नदियां दे रखी है इनका अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी नदी चंबल की सहायक है और कौन सी नदी चंबल की सहायक नहीं है। सहायक नदी बनास, बेड़ैच, कोठारी, काली सिंध और पार्वती, ये इसकी सहायक नदियों में मानी गई है। इसके ऊपर एक जलप्रपात भी है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। क्या नाम है? चूलिया जलप्रपात, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ के नजदीक पड़ता है। इसके साथ साथ में साथियों इसके ऊपर 4 बांध भी बनाए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं 3 चरणों के अंदर, जिनमें से एकमात्र ऐसा बांध है जो राजस्थान से बाहर है और 3 बांध है वो राजस्थान के अंदर है। देखिए, प्रथम चरण के अंदर चंबल नदी पर 2 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए? 2 बांध बनाए गए, जिनमें प्रथम जो बांध था उसका नाम था गांधी सागर बांध। कौन सा बांध था? गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। एकमात्र चंबल नदी का ऐसा बांध है जो राजस्थान में नहीं है, राजस्थान से बाहर है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। इसके साथ में प्रथम चरण के अंदर जो दूसरा बांध बनाया गया उसका नाम था कोटा बैराज, जो कि कोटा जिले के अंदर स्थित है। दूसरे चरण के अंदर चंबल नदी के ऊपर राणा प्रताप सागर बांध है वो बनाया गया। किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। बांध का नाम क्या है? राणा प्रताप सागर बांध, और किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। और तीसरे चरण के अंदर चंबल नदी के ऊपर जो बांध बनाया गया उस बांध का नाम है जवाहर सागर। क्या नाम है? जवाहर सागर, जो कोटा और बूंदी दोनों जिलों का सामूहिक रूप से है। तो इस प्रकार चंबल नदी के ऊपर 4 बांध है वो बनाए गए। एकमात्र बांध गांधी सागर जो राजस्थान से बाहर है, और बाकी 3 बांध है वो राजस्थान के अंदर ही स्थित है। साथियों, इसके साथ साथ में चंबल नदी है वो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का भी निर्माण करती है। प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान की वो नदी कौन सी है जो सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण करती है, तो अपने क्या नाम देंगे? चंबल नदी। इसके साथ साथ में कंदराओं का निर्माण करती है, कंदराओं का, और साथ में मिट्टी का जो अवनालिका अपरदन है वो सर्वाधिक इसी नदी के अंदर ही होता है। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी आती है उसका नाम है बनास, यानी वन की आशा। बनास नदी को क्या कहते हैं? वन की आशा। और इसका जो उद्गम स्थल है वो राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों को माना गया। अक्सर पेपर में आता है कि बनास नदी का उद्गम स्थल बताइए, तो अपने क्या बताएंगे? खमनोर की पहाड़ियां। और किस जिले के अंदर? राजसमंद जिले के अंदर। इस नदी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो है ये कि राजस्थान में
पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अपने क्या उत्तर देंगे, बनास नदी। साथियों, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो क्या नाम बताएंगे अपने, बनास नदी। और इसकी लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर। कितनी, 512 किलोमीटर है। और ये पूर्णतः बरसाती नदी है, यानी जब बारिश आती है तो इसके अंदर पानी आता है और तब ये नदी है वो बहती है। इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियों के अंदर मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी नदियां हैं। खारी नदी है वो मानी गई है। कौन कौन सी नदी है इसकी सहायक नदी बनास की, मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी नदी। इसके साथ साथ में राजस्थान में जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक इसी नदी का माना गया है। यानी इसके दो सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न बन गए, एक तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी, बनास नदी, और राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का, बनास नदी का। इसके ऊपर एक बांध भी बना हुआ है जो टोंक जिले के अंदर स्थित है, उस बांध का नाम है बिसलपुर बांध। अक्सर पेपर में देखने को मिलता है कि बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, तो अपने क्या नाम बताएंगे, बनास नदी के ऊपर। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बनास नदी पर जो बांध बना हुआ है सबसे महत्वपूर्ण है, उस बांध का नाम बताइए, तो अपने क्या नाम बता सकते हैं, बिसलपुर बांध, और किस जिले में है, टोंक जिले के अंदर। साथियों, ये मुख्य रूप से क्या है कि राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक में बहने के बाद में सवाई माधोपुर का एक स्थान आता है रामेश्वरम, वहां जाकर के ये चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। अपने यूं कह सकते हैं कि चंबल नदी के साथ इसका जो संगम है, या चंबल नदी में इसका जो मिडल का जो स्थान है, वो स्थान है साथियों रामेश्वरम। और रामेश्वरम किस जिले में पड़ता है, ये पड़ता है सवाई माधोपुर जिले के अंदर। इसके साथ साथ में राजस्थान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर टोंक व सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे ही स्थित है। और ये नदी एक त्रिवेणी संगम भी बनाती है, जिसे क्या है कि भीलवाड़ा जिले के मंडलगढ़ जो कस्बा है उसके नजदीक बना हुआ है। उसमें 3 नदियां हैं, बनास, बेड़च व मेनाल। कौन सी नदियां, बनास, बेड़च व मेनाल, 3 नदियां संगम बनाती है, और वो है मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी नदी आती है साथियों, उस नदी का नाम है लूनी नदी। क्या नाम है, लूनी नदी। और इसका जो उद्गम स्थल है वो अजमेर के पास में नाग पहाड़ पड़ता है, वहां से क्या है कि इसका उद्गम स्थल है वो माना गया है। इस नदी का जो प्राचीन नाम है, वो प्राचीन नाम इसका है लवणवती नदी। कौन सा नाम है, लवणवती। और इसकी जो लंबाई है वो है 495 किलोमीटर, और ये नदी पूर्णतः बरसाती नदी के रूप में जानी जाती है। इसका जो बहाव क्षेत्र राजस्थान के अंदर वो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिलों में बहने के बाद में ये गुजरात की जो कच्छ की जो खाड़ी है उसके अंदर अपना जल है वो उड़ेलती है। कौन कौन से जिले भाव क्षेत्र मानेंगे लूनी के, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, ये जिले हैं जिनके अंदर क्या है कि लूनी नदी है वो बहती है। इस नदी को उद्गम स्थल पर सागरमती कहा जाता है। यानी लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वहां इसका जो नाम है वो है सागरमती। उसके बाद में गोविंदगढ़ के पास में एक नदी और आकर के मिल जाती है, उस नदी का नाम है सरस्वती, तब इसका नाम है वो लूनी हो जाता है। यानी अपने यो कह सकते हैं कि सागरमती और सरस्वती जब नदियां आपस में मिलती है तब इस नदी का नाम है वो लूनी नदी हो जाता है। साथियों, इस नदी का जो बालोतरा बाड़मेर जिले में जो पड़ता है वहां तक इसका जल है वो मीठा माना गया है, या आपने यो कह सकते हैं कि बालोतरा तक लूनी नदी का जल है वो मीठा है और उसके बाद में खारा हो जाता है। लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें से मुख्य रूप से सूकड़ी, मिठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, भुइया और सागी नदियां है वो मानी गई है। मुख्य रूप से पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नांकित में से लूनी नदी की सहायक नदी है या निम्नांकित में से लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तब साथियों अपने को अच्छी तरीके से क्या है इसकी सहायक नदियां हैं वो याद होनी चाहिए। लूनी की सहायक नदियां कौन सी, सूकड़ी, मिठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, भुइया और सागी।
अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों कि लूणी नदी के अंदर दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है। प्रश्न क्या बनता है, लूणी नदी के अंदर दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो उस नदी का नाम अपने क्या बताएंगे, जोजड़ी नदी। क्या नाम है, जोजड़ी नदी। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दाईं ओर से क्या है कि लूणी नदी के अंदर मिलती है, उस नदी का नाम क्या है, जोजड़ी। साथियों मैं आपको पहले भी बार बार बता चुका हूं कि हमारा राजस्थान जो बुक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसके सारे चैप्टर को बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक हम कुल 6 यूनिटों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने मेरे पूरे के जो पुराने इससे पहले के जो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपया आप उन वीडियो को देखें। आपके नॉलेज के अंदर क्या जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। और सभी मतलब अपने यूं कह सकते हैं कि वीडियो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सारे वो प्रश्न इसके अंदर उठाए गए हैं जो पेपर के अंदर क्या है या एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। साथियों नदियों की श्रृंखला के अंदर अभी तक हम 3 नदियों का वर्णन कर चुके हैं। आगे वाली जो नदी है उसका नाम है माही नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी राजस्थान से संबंधित है। माही नदी जो कि मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में जो एक झील है उस झील का नाम है मेहद झील। क्या नाम है, मेहद झील, जो कि विंध्याचल पर्वत में स्थित है। वहां से माही नदी का उद्गम होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 576 किलोमीटर। कितनी लंबाई, 576 किलोमीटर। और राजस्थान में माही नदी की जो कुल लंबाई है वो है 171 किलोमीटर। कितनी है, 171 किलोमीटर राजस्थान के देश की लंबाई है वो मानी गई है। इस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वागड़ व कांठल की गंगा। पेपर में अक्सर क्या है कि देखने को मिलता है कि किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है, तो अपने उसका उत्तर क्या देंगे, माही नदी। इसके साथ साथ में इसका नाम एक और भी है। इस नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा भी कहा जाता है। 2 महत्वपूर्ण नाम हो गए, वागड़ व कांठल की गंगा पहला, दूसरा दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा। माही नदी राजस्थान के अंदर सबसे पहले बांसवाड़ा जिले के अंदर प्रवेश करती है। अपने यूं कह सकते हैं कि बांसवाड़ा जिले में सबसे पहले माही नदी है वो अपना प्रवेश है वो सुनिश्चित करती है। इसके साथ साथ में माही नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाती है और सीमा बनाने के बाद में गुजरात के अंदर जो खंबात की खाड़ी है उसके अंदर जाकर के ये गिर जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों कि माही नदी है वो मुख्य रूप से 3 राज्यों के अंदर बहती है। वो 3 राज्य कौन कौन से, उद्गम स्थल वाला राज्य यानी मध्य प्रदेश, और उसके बाद में आगे वाला राज्य कौन सा, राजस्थान, और इसका जो समापन वाला राज्य है या जहां ये खंबात की खाड़ी में गिरती है वो राज्य है गुजरात। तो अपने यूं कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों के अंदर बहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसका कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है, माही नदी। या अपने यूं कह सकते हैं कि माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार है, 2 बार काटती है। इस नदी के ऊपर एक संगम भी बना हुआ है, त्रिवेणी संगम भी बना हुआ है जो बड़ेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर स्थित है। वहां 3 नदियां मिलती है और उन 3 नदियों के नाम है सोम, माही और जाखम। या अपने यूं कह सकते हैं कि सोम, माही और जाखम जो नदियां हैं वो अपना त्रिवेणी संगम है वो कहां जाकर के बनाती है, तो वो है बड़ेश्वर धाम में डूंगरपुर के अंदर। इसके साथ साथ में माही नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं। कौन कौन सी, सोम, जाखम, अनास, भादर, हरण, चाप, मोरेन, ये इसकी सहायक नदियां मानी जाती है। आगे वाली जो नदी है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। और इसका जो उद्गम स्थल है वो जयपुर जिले के अंदर जो विराट की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम स्थल है वो माना गया है। इस नदी के 2 अन्य नाम भी माने जाते हैं। वो नाम है अर्जुन की गंगा। कौन सा नाम है, अर्जुन की गंगा, और साथ में रुंडित नदी भी इसको कहते हैं। पेपर में एग्जाम के अंदर अक्सर देखने को मिलता है कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो अपने उत्तर क्या देंगे,
बाणगंगा नदी को। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो जयपुर, दौसा और भरतपुर 3 जिलों के अंदर इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो माना गया है। इसके साथ साथ में भरतपुर जिले के अंदर गन्ना राष्ट्रीय पक्षी विहार जो बना हुआ है वहां जाकर के ये नमभूमि का भी निर्माण करती है। अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है उस नदी का नाम है घग्गर नदी। क्या नाम है? घग्गर नदी। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं जो कि हिमालय पर्वतमाला का ही एक हिस्सा माना जाता है, वहां कालका के पास से इसका उद्गम स्थल है वो माना जाता है। इसका जो प्राचीन नाम है इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, या इसको यूं कह सकते हैं कि इस नदी का पुराना जो नाम है वो सरस्वती नदी है। इसके साथ साथ में ये राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले की तहसील है टिब्बी, उसमें सबसे पहले प्रवेश करती है। अपने यूं कह सकते हैं कि घग्गर नदी राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश किस स्थान पर करती है, तो टिब्बी का नाम आ जाएगा। जिले का नाम पूछे तो अपने किसका नाम बताएंगे? हनुमानगढ़ का। इस नदी को मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बहने के बाद पाकिस्तान का एक शहर पड़ता है फोर्ट अब्बास, वहां तक इसका जल है वो चला जाता है और वहां पाकिस्तान के अंदर इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों कि पाकिस्तान में जब घग्गर नदी का पानी पहुंच जाता है फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर, तब इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो ये है कि राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह की सबसे अगर लंबी नदी मानी जाती है वो नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। इसके साथ साथ में साथियों कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे ही पनपी थी। किस नदी के किनारे पनपी थी? घग्गर नदी के किनारे ही पनपी थी और इसका जो प्राचीन नाम है वो सरस्वती नदी माना जाता है। कहते हैं कि ये सरस्वती नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वही क्या है कि घग्गर नदी है वो बह रही है। तो साथियों मुख्य रूप से ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां जो कक्षा 6 के हमारे राजस्थान के अंदर जिनका वर्णित है, जिनका वर्णन किया हुआ है, वो मुख्य इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पूरा बताने की कोशिश की है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को पॉज करके ये जो बोर्ड पे मैंने महत्वपूर्ण जो प्रश्न नोट किए हैं आप इसको अपने नोटबुक के अंदर उतार सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी के साथ नमस्कार।